हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे हाफिज सईद के करीबी का पाकिस्तान में काम, तमाम अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। बताएंगे इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी को सरेआम उतार दिया गया, मौत के घाट कश्मीर भेजा करता था ये अपने गुर्गों को। बताएंगे कैसे एक बार फिर आतंकवादियों के गुट में तहलका मच गया, इस मौत से खलबली मची है पाकिस्तान में। बताएंगे आखिर ऐसा क्या खास था इस आतंकवादी में कि पूरा पाकिस्तान हिल गया दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे क्या व्हाइट हाउस के डिनर प्रोग्राम में जो फायरिंग हुई दोस्तों, ट्रंप पर अटैक करने का प्रयास किया गया, क्या इसका लिंक ईरान से था? क्या ये शूटर का कोई भी लिंक ईरान से जुड़ा हुआ था? बताएंगे आपको बहुत बड़ी जानकारी इससे जुड़ी। साथ ही क्या कहा इस मुद्दे पर ट्रंप ने, तो वहीं ट्रंप के इस डिनर प्रोग्राम में शूटिंग वाले मुद्दे पर पाकिस्तान कैसे कूद गया दोस्तों, पहला रिएक्शन देने लगा, वो भी शहबाज शरीफ ने। बताएंगे क्या कहा उन्होंने। साथ ही साथ क्या अवकाश पटेल की चली जाएगी कुर्सी? एफबीआई के चीफ की हरकतों से परेशान व्हाइट हाउस लेने वाला है बहुत बड़ा एक्शन, क्या हो जाएगी इनकी छुट्टी? वहीं बताएंगे सबसे बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री फिर एक बार पहुंच गए पाकिस्तान। 2 दिन में उनका दूसरा दौरा दोस्तों, ओमान से वापस पहुंच गया पाकिस्तान। बताएंगे क्या है ऐसी बात कि रशिया ना जाकर पहले वो पाकिस्तान ही चले गए, क्या अब रशिया ही पाकिस्तान आ जाएगा? बताएंगे पाकिस्तान में पीस टॉक हुई नाकाम, अब रूस की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, क्या पुतिन सुलझाएंगे ईरान अमेरिका का टकराव? और बंगाल चुनाव को लेकर क्या है अभी की बड़ी जानकारी, एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत के संप्रभुता अखंडता को चोट पहुंचाने वाले हर एक आतंकवादी का अंत निश्चित है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में एक बार फिर से अननोन गनमैन यानी अज्ञात बंदूकधारी का एक्शन देखने को मिला है। इस बार निशाना आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी बना है। अफरीदी को लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का सबसे खास आदमी माना जाता था दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हमलावरों ने अफरीदी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से उसकी तत्काल ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पाकिस्तान पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी का नाम इसमें अभी तक सामने नहीं आया है, ना ही किसी पर इल्जाम सामने आया है। अब सवाल फिर यही है कि आखिर कौन है वो अज्ञात हमलावर जो लगातार भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को मौत की नींद सुला रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख यूसुफ अफरीदी लंबे समय से लश्कर का प्रमुख गुर्गा रहा है। यह खैबर पख्तूनख्वा से मुजाहिद तैयार करने का काम करता था, यहाँ से इन्हें कश्मीर और अन्य जगह भेजा जाता था। जी हाँ, अफरीदी को लश्कर के खैबर पख्तूनख्वा का प्रमुख यानी लीडर माना जाता था। उसका लश्कर चीफ हाफिज सईद के साथ भी करीबी नाता था। अफरीदी कई बार हाफिज सईद के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर भी आ चुका है दोस्तों। स्थानीय मीडिया आउटलेट से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यह टारगेट किलिंग का मामला लग रहा है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। अभी तक इस हत्या की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से अननोन गनमैन लगातार भारत विरोधी तत्वों को उनके कर्मों की सजा देते आ रहे हैं, और ये खबर, ये जानकारी, ये अपडेट्स हम लगातार कवर भी करते हैं। जितनी बार भी अज्ञात हमलावरों के द्वारा मारे जाते हैं दोस्तों, उतनी बार हम आपको खबरें बताते हैं। भारत में ऐसे लोगों को कुछ लोग हीरो के तौर पर देखते हैं। हाल ही में आई फिल्म धुरंधर की कहानी को देखने के बाद कई लोग इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान में बैठे ये भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट्स हैं, जो पाकिस्तान की धरती पर भारत के हितों की रक्षा करते हैं। हालांकि इस बारे में भारत सरकार का रुख क्लियर है, रुख साफ है कि वो किसी भी देश के संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करती, वो किसी भी देश में हस्तक्षेप नहीं करती और ना ही किसी इंसान की हत्या में शामिल होती है। ऐसे अज्ञात तरीके से मारे गए आतंकवादियों की मौत पर पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा से भारत के रॉ एजेंट पर ये गंभीर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ही ये कार्रवाई करवाई है, जबकि भारत क्लियर कर चुका है कि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत कभी भी मौत का खेल नहीं खेलता और दूसरे देशों के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं करता। फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, उसको लगता है कि भारत ही इसमें शामिल है। ऐसे में दोस्तों फिलहाल इस मौत की बात करते हैं। अफरीदी की मौत को आतंकी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वो पारंपरिक आतंकी गुटों
और उभरते खतरों के बीच एक सेतु का काम कर रहा था। आरोप है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र से लड़ाकों को भर्ती कर अफगानिस्तान भेजता था ताकि वहां तालिबान के खिलाफ ISIS को मजबूती मिल सके। अब ऐसे में दोस्तों लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर और इस्लामिक स्टेट बोले तो ISIS के लिए लड़ाकों की भर्ती करने वाले शेख यूसुफ अफरीदी की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के बाद अब आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? भारत के मोस्ट आतंकवादी जिस प्रकार से लगातार अज्ञात तरीके से मारे जा रहे हैं, अगर आप भी मानते हैं कि इन आतंकवादियों का हाल अज्ञात तरीके से ही होना चाहिए, भारत के संप्रभुता अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले द्रोहियों का यही हाल होना चाहिए, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। एंड वी आर हैप्पी कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरा भारत महान अवश्य कह दीजिएगा। वहीं आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर कौन होंगे वो अज्ञात लोग, अज्ञात बंदूकधारी जिन्होंने ये कांड किया होगा और लगातार भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को मौत की नींद सुला रहा है? जो भी आपको लगता है भर भर कर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह सामने लाइक का बटन है, इन आतंकवादियों की मौत के लिए एक लाइक तो बनता है। अभी तक नहीं दबाए इस बटन को दोस्तों तो लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं चौंका देने वाली सबसे बड़ी और अहम जानकारी की, जहां व्हाइट हाउस के डिनर प्रोग्राम में फायरिंग का क्या कोई ईरान का कनेक्शन है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया बता दें। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर के दौरान हुई फायरिंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस घटना पर अपनी बातें शेयर की दोस्तों। उन्होंने साफ किया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हमला किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ा नहीं लगता, बल्कि यह एक अकेले शख्स की हरकत हो सकती है। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या इस हमले का ईरान के साथ चल रहे तनाव से कोई संबंध है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुझको तो नहीं लगता, पर ऐसा हो भी सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने जरूर आ जाएगी, लेकिन अभी तक के संकेत तो यही बता रहे हैं कि हमलावर अकेले ही काम कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हमलावर ने कई हथियारों के साथ सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था संभालने वाली टीम ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे काबू में कर लिया। उन्होंने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी तेजी और बहादुरी की वजह से बड़ा नुकसान टल गया। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि एक अधिकारी को गोली लगी है, लेकिन उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि संदिग्ध कैलिफोर्निया का रहने वाला है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि मुझे पता है वो हमलावर मुझे ही टारगेट करने के लिए आया था, मेरे को ही मारने के लिए आया था। घटना के बाद ट्रंप ने देश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि मतभेदों को हिंसा से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन्होंने एक वीडियो जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें हमलावर की हरकतें और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई दिखाई गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच किया जा रहा है कि यह हमलावर आखिर इतना आक्रामक होकर व्हाइट हाउस में घुसा कैसे और इसका मकसद क्या था, और ट्रंप को अगर मारना था तो ये ऐसा क्यों करना चाहता था? आखिर इसके पीछे क्या कोई ईरान का लिंक है, कोई और देश का लिंक है, या फिर ये एक तरह का सन की आतंक फैलाने आया था? ये सारी जांचें होने वाली है। फिलहाल जैसा कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है दोस्तों, ऐसे में इस हमलावर को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या ये हमलावर ईरान से मोटिवेटेड था, यानी ईरान से इसको फंडिंग मिली थी, या फिर और कोई वजह थी? ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। जैसे ही इस पर अपडेट आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हुआ होगा, कौन होगा ये शूटर? तो वहीं ट्रंप ने यह तक कहा है कि व्हाइट हाउस के मैदान पर एक बड़ा सुरक्षित और शानदार वॉल रूम बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक पिछले 150 सालों से हर राष्ट्रपति इसकी मांग करता रहा है। सेना, सीक्रेट सर्विस और कानून लागू करने वाली एजेंसियां भी इसकी आवश्यकता महसूस करती रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि इस वॉल रूम में सुरक्षा के सबसे ऊंचे स्तर के इंतजाम होंगे। इसे मिलिट्री टॉप सीक्रेट वॉल रूम कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्हाइट हाउस के गेट के अंदर होगा, यानी दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत के परिसर में। वहीं आपको बता दें, ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में शूटिंग पर कूद पड़े शहबाज शरीफ करने लगे ट्रंप की चापलूसी। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने लिखा कि यह जानकर राहत मिली है कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया और अन्य सभी उपस्थित लोग सुरक्षित हैं। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा, जो आप सामने देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर में कुछ देर पहले हुई गोलीबारी की भयावह घटना से मैं बेहद स्तब्ध हूँ। हमें यह जानकर राहत मिली है कि राष्ट्रपति ट्रंप, प्रथम महिला और अन्य सभी उपस्थित लोग सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ है और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने पर कुशल मंगल की कामना करता हूं। यानी कि सबसे पहले ये ट्वीट करके दोस्तों शहबाज शरीफ ट्रंप के सामने अपना नंबर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी चापलूसी यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहा है शहबाज शरीफ। तो दोस्तों उधर आपको बता दें, इस कांड के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या काश पटेल की चली जाएगी कुर्सी? FBI चीफ काश पटेल से ट्रंप प्रशासन आ गया तंग, कभी भी हो सकती है उनकी छुट्टी। दोस्तों बता दें, ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप
अपने प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों पर लगातार एक्शन ले रहे हैं। अब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोले तो FBI प्रमुख काश पटेल को भी पद से हटाने की बात सामने आ रही है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन, अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन, अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को हटा चुके हैं। काश पटेल को लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं। अमेरिका की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन पर अत्यधिक शराब सेवन और अनियमित आचरण के आरोप लग रहे हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि काश पटेल को लेकर लगातार नेगेटिव खबरें सामने आ रही हैं। विवादों के कारण काश पटेल को लेकर माहौल बेहद खराब बताया जा रहा है। पटेल की कई शिकायतें ट्रंप तक भी पहुंची है। इससे ट्रंप की आम जनता के बीच एक नेगेटिव छवि बन रही है। अमेरिका की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि FBI में काश पटेल का काम करने का तरीका भी बेहद अलग है। साथ में कर्मचारियों ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए इसकी शिकायत की। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस बार सिस्टम से लॉक होने पर पटेल घबरा गए थे। हालांकि पटेल ने इन सभी आरोपों को पूरे तरीके से गलत बताया। कहा जा रहा है कि इसी वजह से ट्रंप अब काश पटेल पर एक्शन लेने के मूड में है। लगातार हो रहे इन बदलावों के बीच अब काश पटेल का नाम भी चर्चा में है। अगर वे भी पद छोड़ते हैं तो ये ट्रंप प्रशासन में जारी बड़े फेरबदल की कड़ी का एक और अहम हिस्सा होगा। दोस्तों उधर बता दें, बहुत बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री फिर पाकिस्तान पहुंच गए। 2 दिन में दूसरा उनका दौरा। आज पाकिस्तानी PM और आर्मी चीफ से मिल बातचीत की शर्तें सौंपी। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनका 2 दिन में दूसरा दौरा है। इस दौरान वे पाकिस्तानी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में थोड़ी देर रुकने के बाद अराक्ची रशिया के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले उन्होंने शनिवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने ईरान की शर्तें और अमेरिका की मांगों पर अपनी आपत्तियां पाकिस्तान को सौंपी थी। ईरान ने साफ किया है कि वो अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करेगा और अपनी बात पाकिस्तान के जरिए ही पहुंचाएगा। अराक्ची शनिवार शाम ओमान के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने कल ओमान सुल्तान तारिक बिन हैतम से मुलाकात की। इस दौरान जंग और शांति बहाली की कोशिशों पर चर्चा हुई। वहीं आज पाकिस्तान में बातचीत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस के दौरे पर निकल जाएंगे। इस दौरान वो अमेरिका ईरान वार्ता, सीज फायर और मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी रशिया में ईरान के राजदूत काज़ेम जलाली ने दी है। जलाली ने कहा कि अराक्ची मॉस्को में वार्ता की ताजा स्थिति, सीज फायर और संबंधित घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान और रशिया के बीच करीबी संबंध है और दोनों देश मौजूदा हालात पर लगातार संपर्क में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है दोस्तों कि ईरान के विदेश मंत्री कई देशों का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे की वजह, तो आपको बता दें। जब इस बार में हमने जानकारी कलेक्ट करने की, इकट्ठा करने का प्रयास किया दोस्तों, तो तब हमको पता चला कि वो दूसरे दौर की बातचीत से पहले अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो मस्कट गए हैं। साथ ही पाकिस्तान वापस आकर रशिया जा रहे हैं। ओमान में अराक्ची ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से मिले। ओमान भी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका में है। रशिया भी शांति वार्ता में अहम भूमिका निभा रहा है। तो यह सारी वजह है दोस्तों। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया ईरान ने। पाकिस्तान को ईरानी सांसद ने तगड़ा तमाचा मारा। दोस्तों, अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा तमाचा मार दिया, तो आपको बता दें, ईरान के सांसद और संसद में ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भले ही हमारा मित्र और अच्छा पड़ोसी है, लेकिन वो वार्ता के लिए उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है और उसमें मध्यस्थता के लिए आवश्यक विश्वसनीयता और गुण का अभाव है। जी हाँ, इब्राहिम रेजाई ने एक्सपर्ट ट्वीट करके लिखा, जो आप सामने देख पा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान हमारा मित्र और अच्छा पड़ोसी जरूर है, लेकिन वो वार्ता के लिए उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है और उसमें मध्यस्थता के लिए आवश्यक विश्वसनीयता का अभाव है। वे हमेशा ट्रंप के हितों को ध्यान में रखते हैं और अमेरिकियों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कहते। उदाहरण के लिए वे दुनिया को यह बताने को तैयार नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू में पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया। वो ये भी नहीं कहते कि अमेरिकियों ने लेबनान या जब्त की गई संपत्तियों के संबंध में प्रतिबद्धताएं जताई थी, लेकिन उन्हें पूरा करने में विफल रहे। एक मध्यस्थ को तरस्त होना चाहिए, ना कि वो जो लगातार एक पक्ष की ओर झुका रहे। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या इब्राहिम रेजा ने जो बातें कही है पाकिस्तान को लेकर, क्या बिल्कुल सटीक बात कही है, सही बात कही है? आप लोग क्या कहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो उधर ईरान से बातचीत पर ट्रंप की 2 टुक, कहा जब चाहे बुला ले या फोन कर ले, हम हर तरीके से तैयार हैं। बता दें, ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिकी और ईरानी अधिकारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फोन पर बातचीत कर सकते हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज चैनल पर एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने उड़ान में 17 घंटे का समय लगाकर प्रतिनिधिमंडल भेजने के बजाय ये निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सभी विकल्प मौजूद है, अगर वे बात करना चाहते हैं तो
तो वे हमारे पास आ सकते हैं या वे हमें फोन कर सकते हैं। शनिवार को वार्ता तब विफल होती दिखी जब तेहरान के शीर्ष राजनयिक पाकिस्तान से रवाना हो गए थे। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दूतों को इस्लामाबाद की यात्रा न करने के लिए कहा था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि वो इस सैन्य गठबंधन से बहुत निराश हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका इस गठबंधन से अलग होने पर विचार कर सकता है क्योंकि सदस्य देशों ने ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरू को प्रभावित रूप से बंद करने के बाद उनकी मदद की अपील को नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हम कई वर्षों से उनकी मदद कर रहे हैं, खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं और जब हमें उनकी मदद चाहिए थी तो वे मौजूद नहीं थे, इसीलिए हमें यह बात याद रखनी होगी। वहीं दोस्तों अब अगली सबसे बड़ी चौंकाने वाली जानकारी बता दें इसी से जुड़ी। पाकिस्तान में पीस टॉक हुआ नाकाम तो क्या अब रशिया करवाएगा ईरान अमेरिका का समझौता? क्या इसमें रूस की हो गई है एंट्री? क्या पुतिन सुलझाएंगे ईरान अमेरिका का टकराव? जी हां, सही सुना आपने। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की कोशिश नाकाम होने के बाद अब सबकी निगाहें रशिया पर टिकी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सोमवार यानी आज मॉस्को दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। यह एक अहम कूटनीतिक पड़ाव होगा, जैसा कि हमने आपको ये जानकारी शुरू में बताया दोस्तों, क्योंकि पश्चिम एशिया शांति के लिए बातचीत और सीज फायर की कोशिशें जारी हैं। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक इस्लामाबाद में संक्षिप्त प्रवास के बाद ईरानी नेता मॉस्को के लिए रवाना होंगे। वो अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से हो रही बातचीत पर एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। दोस्तों मॉस्को का यह दौरा एक व्यस्तम कूटनीतिक दौरे के बाद हो रहा है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक इस्लामाबाद में संक्षिप्त प्रवास के बाद ईरानी नेता मॉस्को के लिए रवाना होंगे। ईरान ने कहा कि अभी यह देखना बाकी है कि अमेरिका सच में डिप्लोमेसी को लेकर सीरियस है या नहीं। अरागची से उम्मीद है कि वो मॉस्को में अपनी बातचीत का इस्तेमाल रीजनल डिप्लोमेसी से अगले कदमों और चल रही बातचीत पर रूसी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए करेंगे। तो यह है पूरी प्लानिंग दोस्तों। वहीं आपको बता दें, क्या ईरान जंग के मुद्दे पर बढ़ गया ब्रिक्स? यूएई की जिद से फेल हुआ भारत का प्लान, लेकिन चीन ने क्यों की तारीफ? क्या है जानकारी बता दें। दरअसल ईरान पर अमेरिका इजराइल युद्ध को लेकर ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच तीखे मतभेदों के कारण पिछले सप्ताह नई दिल्ली में ब्रिक्स समूह की बैठक के दौरान इस संघर्ष पर आम सहमति बनाने के भारत के प्रयास विफल रहे। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। जी हां, ब्रिक्स उप विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की बैठक के कुछ दिनों बाद सूत्रों ने कहा कि फलस्तीन मुद्दे पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आम सहमति न बन पाने के कारण विचार विमर्श के अंत में अध्यक्ष का बयान जारी किया गया। भारत वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम एशिया पर अधिकारियों की ब्रिक्स बैठक में कोई सर्वसम्मत दस्तावेज तैयार न हो सका क्योंकि संघर्ष में शामिल सदस्य देशों के बीच विचारों में तीखा मतभेद था। पता चला कि संघर्ष पर संयुक्त अरब अमीरात के रुख के कारण बैठक के बाद कोई सामूहिक बयान जारी नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक अन्य सभी पक्षों द्वारा मतभेदों को दूर करने के प्रयास भी सफल नहीं हुए। हालांकि चीन ने भारत की तारीफ की है। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ब्रिक्स की बारी बारी से मिलने वाली अध्यक्षता के तौर पर भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व देता है और उम्मीद करता है कि मध्य पूर्व पर ब्रिक्स का यह परामर्श क्षेत्रीय स्थिति के संबंध में एक सशक्त संदेश देगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि फलस्तीन मुद्दे पर भारत ने जनवरी में ही अरब लीग के साथ, जिसमें फलस्तीन भी शामिल है, सहमति वाला रुख अपनाया था। सूत्रों के मुताबिक भारत ने 2 राष्ट्र समाधान के प्रति अपना स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया है। दोस्तों जरा आपको बता दें, क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की भी हो गई है मौत? मशहद में लगी पेंटिंग ने मचा दी हलचल, बता दे ईरान के शहर। मशहद में अनावरण की गई एक नई विशाल पेंटिंग, बोले तो मूरल, ने देश के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की सलामती को लेकर रहस्य गहरा दिया। इस दीवार पेंटिंग के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोजतबा खामेनेई भी अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों का शिकार हो चुके हैं। दरअसल इस पेंटिंग में मोजतबा खामेनेई की तस्वीर उन हस्तियों के साथ दिखाई गई है जो युद्ध के दौरान मारे जा चुके हैं। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक ईरान के सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान इस मूरल का अनावरण किया गया। इस बड़ी पेंटिंग में उन तमाम वरिष्ठ ईरानी सैन्य और राजनीतिक हस्तियों की तस्वीरें हैं जिनकी हालिया हमलों में मृत्यु हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पेंटिंग में न केवल मोजतबा खामेनेई बल्कि उनके दिवंगत पिता अली खामेनेई की तस्वीर भी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर इस अनावरण के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसमें एक बड़ी स्क्रीन हटते ही उन चेहरों की तस्वीर सामने आ जाती है जिन्हें
जिन्हें ईरान ने इस युद्ध में खो दिया, और उनमें मौजूदा खामेनेई की भी तस्वीर है दोस्तों। वहीं मौजूदा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान की कमान संभाली थी, लेकिन सत्ता संभालने के बाद से ही वे एक बार भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दी है। उनके जितने भी बयान या संदेश आए हैं वे केवल सरकारी मीडिया के माध्यम से लिखित रूप में ही जारी किए गए हैं। ऐसे में इस पेंटिंग में उनकी मौजूदगी उनकी मौत या गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में अगर उनकी मौत भी हो जाती है दोस्तों तो ये बहुत बड़ी कोई दो राय की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान अपने सुप्रीम लीडर को छुपवा रहा है दोस्तों, ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं ही होगा। आपकी इस पर क्या राय है? अगली खबर की बात करते हैं, जहां मिडल ईस्ट जंग के बीच भारत के लिए बहुत अच्छी खबर। न्यूजीलैंड के साथ आज एफटीए पर होगा साइन। शराब समेत कई आइटम्स हो जाएंगे सस्ते। बता दें, दुनिया के कई हिस्सों में इस समय युद्ध के कारण तनाव की स्थिति है, और एक और जहां अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 4 साल से अधिक समय से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। इन सब टेंशन के बीच भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल पिछले लंबे समय से भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात बन गई है। दोनों देश इस एफटीए पर आज यानी सोमवार बोले तो 27 अप्रैल को हस्ताक्षर कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बल मिलेगा और नए नए अवसर खुल जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार के और भी नए मार्ग खुलेंगे। दोनों देश आज इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते को लेकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच पिछले साल दिसंबर में बातचीत पूरी हो गई थी। एफटीए के बाद से भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी और अगले 15 सालों में 20 अरब डॉलर का निवेश आने की संभावना है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। बताया जा रहा है कि इससे करीब 20 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। इसके अलावा भारतीय दवाओं और मेडिकल उपकरणों के एक्सपोर्ट में भी मदद मिलेगी। नए समझौते के बाद से न्यूजीलैंड करीब 95% प्रोडक्ट्स पर भारत लागू टैरिफ को भी कम करेगा, वहीं कुछ पर पूरे तरीके से समाप्त भी कर देगा। इससे ऊन, कोयला, वाइन, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे सामान सस्ते होंगे। हालांकि भारत ने किसानों का हित में ध्यान रखते हुए डेयरी और खाद्य तेल, सब्जियों जैसे वस्तुओं को इस समझौते से बाहर रखा है। दोनों देशों ने इस समझौते के तहत अपना व्यापार अगले 5 साल में 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया है। दोस्तों, इसके लिए आप लोग कांग्रेचुलेशन कमेंट में जरूर कहिएगा। इंडिया न्यूजीलैंड कांग्रेचुलेशन लिख दीजिएगा कमेंट में भर भर कर, साथ ही साथ बता दे उधर बांग्लादेश में शिव काली मंदिर पुजारी का शव पेड़ से लटका मिला, हत्या का शक। बता दे, बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर के पुजारी और रखरखाव करने वाले बोले तो केयर टेकर व्यक्ति का शव घर से लापता होने के 3 दिन बाद पेड़ से लटका हुआ मिला। अल्पसंख्यक समुदाय ने इस घटना को हत्या बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद यानी BHBCUC ने शनिवार देर रात जारी बयान में बताया कि कॉक्स बाजार सदर उपजिला के खुरूशकुल यूनियन में स्थित शिव काली मंदिर की देखभाल करने वाले 40 वर्षीय नयन साधु का शव चटगांव जिले के दोहा जारी क्षेत्र के निकट एक पहाड़ी इलाके में पेड़ से लटका मिला। नयन साधु मंदिर के पुजारी के साथ साथ संरक्षक का भी काम करते थे। स्थानीय पुलिस के मुताबिक 19 अप्रैल की देर शाम 2 अज्ञात व्यक्तियों ने नयन साधु को अपने साथ ले लिया था। 3 दिन बाद उनका शव गाँव के बाहरी इलाके में बरामद किया गया। हालांकि पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि आखिर ये हत्या किसने करवाई है और ये हत्या भी है या आत्महत्या, जो भी है। इस अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदू समुदाय के व्यक्ति की मौत के बाद हिंदुओं में काफी रोष और डर का माहौल बन गया है। बांग्लादेश में हर कोई न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस बहुत ज्यादा लापरवाही दिखा रही है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर। भांगर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर से 79 देसी बम बरामद हुए, यानी 79 देसी बम बरामद हुए हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के भांगुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर से 79 देसी बम बरामद किए गए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को आएंगे। जिस घर 79 देसी बम बरामद हुए हैं वो कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस यानी TMC का कार्यकर्ता है। विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर रफीकुल इस्लाम के घर पर तलाशी अभियान के दौरान विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। अब आप ही देखिए दोस्तों, TMC के कार्यकर्ता में से गुंडे भी बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, जो घरों में देसी बम बना रहे हैं, देसी बम रखे हुए हैं, ताकि वो वोटिंग के दौरान या चुनाव के दौरान, रैलियों के दौरान बंगाल में तहलका मचा सके।
क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इन गुंडों पर चाबुक तभी चलेगी जब बंगाल में बदलाव होगा? और बदलाव होकर रहना चाहिए तो अपनी बात कमेंट में लिखते हुए बदलाव तो होना ही चाहिए जरूर लिख दीजिएगा। वहीं लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद भी कह दीजिएगा। और जाते जाते दोस्तों जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक चाहे एक्स, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।